नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको एरियर्स मिलेंगे उन पर टैक्स को लेकर एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें व्यापक रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, लेकिन असल इम्प्लीमेंटेशन यानी सरकार का रिपोर्ट रिव्यू करना, अप्रूव करना और असल में सैलरी को रिवाइज करना लगभग हमेशा कागजी इफेक्टिव डेट से बाद में होता है। इसी बीच का जो गैप बनता है वही एरियर्स के रूप में हमको मिलता है। यहाँ एक बात जरूरी याद रखना है, अभी तक कोई भी फाइनल फिटमेंट फैक्टर, रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स या इम्प्लीमेंटेशन डेट घोषित नहीं हुआ है। यह सब सिर्फ अनुमान पर आधारित। 7वें वेतन आयोग 2014 में बना, 2015 में रिपोर्ट सबमिट हुई और 2016 में सरकार की मंजूरी मिली। इसकी सिफारिशें कागज पर 1 जनवरी 2016 से प्रभावित, लेकिन असल इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई और वही गैप एम्प्लॉइज को एरियर्स के तौर पर मिला। अगर 8वां वेतन आयोग भी यही पैटर्न को फॉलो करता है तो एक जैसी स्थिति फिर से बन सकती है। यहीं पर लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। आमतौर पर सैलरी बढ़ोतरी हर महीने थोड़ी थोड़ी करके मिलती है, जिससे टैक्स में धीरे धीरे एडजस्ट होता है, लेकिन एरियर्स इस पैटर्न को तोड़ देते हैं। अगर आपको 12, 18 या 24 महीनों का पे डिफरेंस एक ही फाइनेंशियल ईयर में मिल जाए तो पूरी राशि उसी साल के टैक्सेबल इनकम में एक साथ जुड़ जाती है। इसे कहते हैं इनकम बंचिंग, और यह आपको उस साल एक हाई टैक्स ब्रैकेट में धकेल सकता है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी रिवाइज्ड पे से हर महीने 8,000 रुपए अतिरिक्त रुपए मिलते हैं और आपको एक साथ 18 महीनों का एरियर्स भी मिलता है। यह एक ही साल में आपकी रेगुलर सैलरी के ऊपर 1,44,000 रुपए जुड़ने जैसा है। यह आपको एक हाई टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने पहले ही इस दिक्कत को भांप लिया था। सेक्शन 89 क्लॉज 1 खासतौर पर इसी स्थिति को ठीक करने के लिए बना हुआ है। इसका लॉजिक सीधा है। कानून आपको यह कैलकुलेट करके दे देता है कि अगर एरियर्स उन्हीं सालों में टैक्स के किए गए होते जिनके वे असली हकदार थे तो आपका टैक्स कितना होता। अगर पूरी लमसम राशि को एक साल में टैक्स करने पर ज्यादा टैक्स बनता है तो आप उस फर्क को रिलीफ के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी बात है कि अगर आप सेक्शन 89 क्लॉज 1 का रिलीफ क्लेम कराना चाहते हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10E जरूर आपको फाइल करना होगा। यह कोई ऑप्शनल फॉर्मेलिटी नहीं है। बिना फॉर्म 10E फाइल किए अगर आप रिलीफ क्लेम करते हैं तो आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी सही यहाँ पर क्यों ना हो। इससे इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए रिटर्न फाइल करने से पहले ही जमा करना है। एरियर्स के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। जब समय आए अपने डिपार्टमेंट से ये चीजें जरूर आपने मांगनी है। रिवाइज्ड सैलरी और अलाउंस के आंकड़े दिखाने वाला डिटेल्ड एरियर्स सेटलमेंट, टोटल एरियर अमाउंट हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ईयर वाइज ब्रेकअप। यही ब्रेकअप सेक्शन 89 क्लॉज 1 की सही कैलकुलेशन के लिए बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही अपने सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन और एनपीएस से जुड़े बेनिफिट्स को भी दोबारा देखना है। साथ ही यह भी चेक करना है कि जिस साल आपकी इनकम टेम्परेरी बंच होती है उस साल ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों रिजीम डिडक्शन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। संक्षेप में यूं कहें तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर या इम्प्लीमेंटेशन डेट कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अपनी सैलरी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखना हमने अभी से शुरू करना है। जब भी एरियर्स की घोषणा हो तुरंत अपने डिपार्टमेंट से ईयर वाइज ब्रेकअप को मांगना है। रिटर्न फाइलिंग सीजन तक इंतजार नहीं करना है और हर बार सेक्शन 89 क्लॉज 1 रिलीफ क्लेम करते समय फॉर्म 10E फाइल करना कभी नहीं भूलना है। तो मेरे दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग के एरियर्स और उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस को लेकर। समय रहते तैयारी करने से आपके बड़े टैक्स नुकसान आप इसे बच सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अपने सवालों को जरूर पूछें। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।